नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं खास विषय पर राजनीति, चूंकि नेपाल की जो राजनीति है अभी बहुत गरमाई हुई है। कुछ लोग बहुत ज्यादा चर्चे में हैं। मैं कुछ ऐसी ही बातें करने जा रही हूँ और शुरुआत कुछ इस तरह से ही करूंगी कि सरकार मर चुकी है, हम अभी क्रिया में बैठे हुए हैं। तस्कर द्वारा दिए गए 3 करोड़ की घड़ी पहनने वाले ओली बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लाखों का जूता चप्पल पहने आप और मुद्दे में गिरफ्तार हूं मैं। लाखों का चश्मा पहने आप और गबन का आरोप लगाए मुझ पर। खुलेआम प्रमाणित हो चुके भ्रष्ट व्यक्ति से करोड़ों की जमीन ले आप और धोखाधड़ी गबन का आरोप लगाए मुझ पर। आप राज्य की सारी शक्ति लगाकर जांच करेंगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपने एक नेता की राजनीति को बचाने के लिए आपकी सरकार के 2/3 हिस्से को बचाने के लिए चढ़ जाऊं बलि मैं। ये बातें गत शुक्रवार को गिरफ्तार होने से पहले रवि लामिछाने ने एक वीडियो संदेश द्वारा कही। उनके द्वारा कही गई यह बातें आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में है। सच यही है कि राजनीति में अभी 2 लोग चर्चे में हैं। एक है पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने और दूसरे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। कभी बहुत अच्छी दोस्ती रही थी दोनों की, मगर आजकल दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लामिछाने फिलहाल जेल में हैं और ओली हैं बाहर। लामिछाने की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में एक अजीब सी बेचैनी है। देश के विभिन्न भागों से बहुत से लोग, नेता कार्यकर्ता जो उस पार्टी के हैं, वो सभी अभी पोखरा पहुंचे हुए हैं। वे लोग लगातार पोखरा में सरकार के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं। जब रविवार को लामिछाने को अदालत में पेश किया गया तो उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी वहीं उपस्थित थे, उनके साथ होने का दावा कर रहे थे। सभी एक स्वर में कह रहे थे कि ओली ने प्रतिशोध लिया है, यह प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, असली मुजरिम कोई और है, रवि को तो फंसाया गया है। इतना ही नहीं, उनके दल के साथ साथ राजनीति में बहुत से लोग ऐसे हैं, राजनीतिक दल हैं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। उनके इस कदम की लगभग सभी ने विरोध किया है, लेकिन ओली हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं। सोमवार को जब कुछ नेता उनसे मिलने गए और उन्होंने रवि की गिरफ्तारी को लेकर के कुछ बातें कही तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रतिशोध की राजनीति नहीं करनी है, मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें किसी व्यक्ति को नियुक्त करके संसदीय जांच समिति नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन अन्य पार्टियों के कहने पर कमिटी बनी और खास बात यह रही कि रवि लामिछाने की भी इसमें सहमति थी। समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर काम करना सरकार की जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि मुख्य बात यह है कि हमें विधि और पद्धति को स्वीकार करना चाहिए और स्थापित करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में प्रतिगमन हमें स्वीकार्य नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को छोड़ा नहीं जा सकता। रवि की गिरफ्तारी को लेकर के मुझे बहुत जगह पे तानाशाह कह करके मेरा ही दुर्व्यवहार किया गया है, लेकिन मैं कोई स्टंट नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मैं कोई स्टंट नहीं चाहता हूं, इसलिए कोई उत्तर नहीं दिया है। मेरे ही राजनीति के मेरे ही मित्र मुझे गलत कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों के लिए ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। मैंने जो अनुसंधान में आया है उसे पूरा किया है, मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये बातें ओली ने राजनीतिक दल के सामने कही। ओली बहुत नाराज दिखे लामिछाने के द्वारा कही गई बातों से। वो
कुछ ज्यादा ही आक्रोशित नजर आए जब उन्होंने आक्रोश में लामी छाने की बातों का जवाब देते हुए कहा कि आज मैं मर गया, आज मेरा अंतिम संस्कार कर दिया गया। और कौन कौन गए थे इस दाह संस्कार में, कौन कौन क्रिया में बैठे हैं। उन्होंने कहा ये कौन सा संस्कार है, ये कैसी संस्कार है, ये संस्कार तो नहीं है हमारे यहाँ के। उन्होंने लामी छाने द्वारा कही गई बातों को संस्कारहीन कहा। तो उनके इस संस्कारहीन का जवाब, इस शब्द का जवाब माधव नेपाल ने दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसे संस्कार दूसरों ने नहीं, आपने सिखाए हैं। ये तो हुई राजनीतिक बातें, ये तो जो ओली ने कहा, जो प्रचंड ने कहा, जो लामी छाने ने कहा। लेकिन ऐसा कौन है यहाँ जो भ्रष्टाचारी नहीं है? हमारे देश में यदि बात करें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव, कर्मचारी, व्यापारी या फिर मीडिया की, तो कौन साफ चरित्र का है यहाँ? सब पर किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। अगर प्रचंड की बात करें तब भी, केपी ओली की बात करें तब भी, शेर बहादुर देववा की बात करें तब भी, जो भी सत्ता में आते हैं अपने पहले के नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते ही हैं। और इससे अलग लामी छाने भी नहीं है। अगर गौर करें तो एक सामान्य पत्रकार जिसकी जिंदगी गुजर जाती है साइकिल से मोटरसाइकिल तक आने में, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिनकी पूरी जिंदगी बीत गई पत्रकारिता करते हुए, लेकिन अभी भी वो स्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं। लेकिन क्या रवि के केस में ऐसा हुआ? नहीं। एक सामान्य पत्रकार, एक टीवी होस्ट ने एक मीडिया हाउस खड़ा कर लिया। ऐसा नहीं है कि लोग उनके इस तरक्की से खुश नहीं थे। आम आदमी उनसे बहुत प्रभावित थे, लेकिन उन्हें जल्दबाजी थी राजनीति को लेकर के, पद और पावर को लेकर के। वो बहुत जल्दी राजनीति में आ गए। राजनीति में आने से पहले अपने टीवी शो में, राजनीति में आने से पहले अपने टीवी शो में उन्होंने बहुतों को गाली दी, खुलकर नाम लिया। तो क्या वो छोड़ देते? उन्हें आराम से तरक्की करने देते? ये तो सच है कि निराशा से भरी जनता ने उनका बहुत स्वागत किया है। जवान लड़का है, अच्छा बोलता है, टक्कर दे सकता है, लेकिन एक पत्रकार रह करके बोलना, चीखना, चिल्लाना बहुत आसान है। एक राजनीतिक व्यक्ति, एक मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति उस पद को संभाल ले, ये आसान नहीं है। जिनके विरुद्ध उन्होंने उस समय चीख चीख कर बात की थी, वो क्या चुपचाप बैठ जाते? वो भी तब जब उनका नाम सहकारी धोखाधड़ी प्रकरण में बार बार लिया जा रहा था। अगर वो साफ और स्वच्छ छवि के रहते, उनका नाम किसी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होता, तो लोग उनका समर्थन करते। लेकिन वो स्वयं शीशे के घर में रहकर दूसरों के घर में पत्थर फेंकने लगे। यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वैसे अभी हिमालय कार्यालय को लेकर जो दान में जगह दी गई है, उसे लेकर बहुत सी बातें आ रही हैं। लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। बहुत सी शिकायतें दर्ज की गई है ओली को लेकर के, लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि लोग जो इतना विरोध कर रहे हैं इस चीज को, लोग इसे भूल जाएं और रवि में जाकर के उलझ जाएं। यानी सरकार चाहती ही नहीं है कि लोगों का ध्यान इस ओर जाए या लोग ओली का विरोध करें। वह चाहती है कि जनता का ध्यान इस ओर से हटकर रवि की ओर जाए और ओली अपनी मनमानी कर ले। बहुत पीछे नहीं जाएं। कुछ वर्ष पहले की ही बात करें अगर, तो ललिता निवास कांड, सोना तस्करी कांड, भुट्टानी शरणार्थी कांड, गिरिबंधु टी एस्टेट कांड, सब में किसी न किसी बड़े नेताओं का नाम लिया जा रहा है। यानी कोई साफ चरित्र का नहीं है। सभी बड़े बड़े नेताओं की इन सभी कांड में सहभागिता है। अब सहकारी की बात करें तो रवि के अलावे बहुत से सहकारी में बहुत से नेताओं का नाम लिया जा रहा है। अगर छानबीन की जाए तो हर पार्टी के नेता फंस जाएंगे। ये तो रवि भी जानते हैं अच्छी तरह से कि ये लोग उन्हें बांध कर नहीं रख पाएंगे। कल वो फिर सत्ता में आएंगे
मंत्री बनेंगे और अपने विरोधियों के साथ वो भी यही काम करेंगे। दूसरी बात, क्या इतना आसान है सहकारी का पैसा खर्च करना? नहीं, लेकिन यहाँ की सरकार की जो नीति है वो भी स्पष्ट नहीं है, नीति में कमी है। सहकारी को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं उससे उनके काम करने का तरीका नहीं मिल पा रहा है। सरकार चाहे तो इसमें सुधार कर सकती है, कुछ नए नियम बना सकती है जिससे काम करने में लोगों को आसानी हो, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है इसमें सुधार हो और लोग ढंग से काम कर सके। रही बात रवि लामिछाने की, तो उन्हें लेकर के भी लोगों का नजरिया सकारात्मक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत बार मीडिया में उनके बारे में भी नकारात्मक बातें आई हैं। लोग उन पर भी संदेह करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके चाहने वाले बहुत हैं तो उनके नहीं चाहने वाले भी बहुत हैं। उनके बारे में पहले भी बहुत सी बातें बाहर आई हैं और आज भी आ रही है। स्वयं उनका चरित्र, उनकी छवि पर भी बहुत ज्यादा छींटाकशी की जा रही है। उन पर भी बहुत से आक्षेप लगाए जा रहे हैं। मीडिया की अगर कहे तो कहा गया है कि अमेरिका से भागा हुआ व्यक्ति है यह। चरित्र में भी साफ व्यक्ति नहीं है। कुछ एक वर्ष तक मीडिया में काम कर एक मीडिया हाउस को खड़ा करना क्या एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत है? तो कहीं ना कहीं रवि भी फंसे तो हैं। अभी हलचल है उनकी गिरफ्तारी को लेकर के। 2-4 दिन के बाद रवि भी बाहर आ ही जाएंगे और फिर मिलकर खेलेंगे सत्ता का नया खेल। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती है, हम ही इन्हें इतनी तूल दे देते हैं। यदि इन नेताओं की पृष्ठभूमि देखें तो किसी की स्वच्छ छवि नहीं है। कोई पत्थर मारते मारते नेता बन गया है तो कोई गाली देकर नेता बन गया है, कोई चीख चिल्लाकर नेता बन गया है। सच कहें तो गलती हमारी ही है। हम ही इनकी बातों को लेकर के चर्चा करते हैं। इन्हें जानकर या नहीं जानकर इनका नाम लेकर बोलते हैं, बात करते हैं तो इन्हें लगता है कि देश यही चला रहे हैं, जनता इन्हें पसंद करती है। लेकिन जिस दिन हम ही चर्चा करना बंद कर देंगे, उनका नाम लेना छोड़ देंगे, उसी दिन ये सभी धरातल पर आ जाएंगे। आपको यह मेरी बात कैसी लगी? आपके सुझाव सलाह की हमें बहुत आवश्यकता है। आप अपने सुझाव सलाह हमें अवश्य लिखें। और हाँ, अगर आपने मेरी बातें सुनी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नमस्कार।